अच्छा जी, 2D स्कैनर की तरफ चलते हैं। 2D स्कैनर जो होता है, 2D 2D स्कैनर बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम्हारी फोटोकॉपी मशीन होती है, ठीक है। सर तो मुझे एक चीज पूछनी थी कि जैसे यहाँ पे वायर्ड माउस के लिए इन्होंने लिखा है कि फियर इन्वायरमेंटल इशू, नो नीड टू डिस्पोज ऑफ ओल्ड बैटरीज। तो हम्म, जब ये नीड ही नहीं है ओल्ड बैटरीज को डिस्पोज करने के लिए, तो उसके अलावा क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज है? मतलब ये कह रहा है कि जब आप वायर्ड माउस का इस्तेमाल करोगे तो आपको बैटरी लगानी नहीं पड़ेंगी ना, जी वो जी, चीज बता लेकिन रहे थे उन्होंने वो। ये भी तो बोला कि फ्यूअर इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, तो वो हम्म। फ्यूअर इन्वायरमेंटल इश्यूज में क्या है फॉर एग्जांपल? इन्वायरमेंट इशू, ये बैटरी जिस चीज की बनती है, ये जिस भी मटेरियल की बनती है, मतलब इसको डिस्पोज तो करना पड़ेगा ना आपको, कचरा ही है ना ये। सही। कुछ चीजें होती है जो रिसाइकिल हो जाती हैं, रिसाइकिल है तो आपके जो है इको फ्रेंडली है कि वो रिसाइकिल हो जाएंगी। ये तो आपके लिए सिर्फ जगह ही गिरने वाली चीजें है ना। दूसरी चीज मतलब सही उसके समझ गया। हैजर्ड्स तो है ना, आप उसको उठा के मुंह में डाल लो, खा लो, कोई बच्चा खा ले उसको, तो वो उसके लिए भी तो नुकसानदेह है वो। तभी तो इन्वायरमेंटल इश्यूज आ जाते सही हैं। ये फट भी सही जाती है, सही मतलब समझ ऐसी गया। बहुत सारी बैटरीज भी होती हैं, जैसे अगर कहीं पे शायद ऐसा होता है कि आप बैटरीज है और आग जल रही है और गलती से वो पुरानी बैटरीज पड़ी हुई थी, कुछ ना कुछ तो होता है ना उसके अंदर, तो अगर वहां पे वो डालोगे तो वो तो धमाका वमाका हो जाता है उसके अंदर, फट जाती है, नुकसानदेह साबित हो सकती है वो। तो ऐसा है उसके अंदर। तो सही। स्कैनर की अगर हम बात करें, देखो ये जो चीजें ऐसी है ना, ये वाली, ये जो इस तरह की चीजें दी गई हैं, ये आ जाती हैं जंबल अप करके, यानी इसके स्टेप्स आगे पीछे कर देंगे और आपसे बोलेंगे कि इसको सीक्वेंस में लेके आओ, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप देखते हो तो नंबर वन क्या है, सबसे पहले अगर आपको कोई चीज स्कैन करनी होती है, आप ढक्कन खोलते हो, कवर ओपन करते हो, उसमें डॉक्यूमेंट डाल देते हो, तो ये बात उसने बता दी, नंबर वन। दूसरी चीज के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब फोटोकॉपियर मशीन के ऊपर जाते हो तो नीचे से ग्रीन लाइट जो होती है या ब्लू लाइट होती है, वो एक किनारे से दूसरे किनारे जा रही होती है, तो इसका मतलब है उसके नीचे, हाँ, तो उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे बेसिकली उसका क्या कहलाता है ये, इसका हेड कहलाता है, जो हेड होता है ना वो मूव करता है। तो वो हेड क्या करता है, वो डॉक्यूमेंट को, उसके नीचे एक जेनॉन लैंप लगा हुआ होता है, ठीक है, और एक इस जो स्कैन वो हेड होता है ना, स्कैन हेड लिखा हुआ है, स्कैन हेड मूव अक्रॉस द डॉक्यूमेंट अंटिल द होल पेज हैज बीन स्कैन। यानी लेट सपोज यहाँ से शुरू हुआ चलना, ये वाला हिस्सा है, यहाँ से स्कैनिंग शुरू हुई और यहाँ पे जाके खत्म हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा और उसके अंदर यहाँ पे इस हेड के अंदर यहाँ पे आपके पास जिनॉन लैंप लगा हुआ होता है पूरा। तो जिनॉन लैंप जैसे ही आपके पेपर के ऊपर रिफ्लेक्शन डालता है, नॉर्मली भी आपने देखा होगा कि आप अपने मोबाइल फोन का टॉर्च ऑन करो और अपनी किताब के पीछे रख दो उसको, और उसकी प्रोजेक्शन दीवार पे कर दो, तो आपके वो कैरेक्टर कहाँ नजर आएंगे, आपको दीवार पे नजर आएंगे। तो इसी तरह यहाँ पे भी होता है कि आपकी जब रिफ्लेक्शन होती है, यानी यहाँ पे जेनॉन बल्ब है और जब वो पेपर पे पड़ता है और पेपर पे जो कैरेक्टर होते हैं उसके ऊपर जैसे ही वो पड़ता है, तो वैसे ही एक जो भी इमेज फॉर्म होती है, जो भी कैरेक्टर फॉर्म होने होते हैं वो सर फॉर्म हो ये जाते पॉइंट हैं। शॉर्ट करके आएंगे ना पेपर में, अगर आएंगे ऐसा तो? ही है, इतने इतने डिटेल आने के चांसेस नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं इसके ना? ऊपर इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ओवरऑल आईओ डिवाइसेस को पूरा नहीं, कवर करना अगर है। आएंगे भी कि हमें स्टेप्स में मेंशन करने, तो छोटे होंगे तो ये आएंगे आप ना? इस ये इनपुट है, स्कैनर इनपुट होता है, ये पूरे पूरे इसका मतलब लेके पॉइंट्स जा रहे तो हैं। नहीं आएंगे ना? बस इस तरह ही आ गया ना, आपने कह दिया कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट इज प्लेस्ड ऑन द ग्लास पैनल, एक बात, ब्राइट लाइट इल्यूमिनेट्स द डॉक्यूमेंट, अब ये वाली चीज है, ये बाद में इसकी डिस्क्रिप्शन है, आप ये एक लाइन लिख सकते हो, ब्राइट लाइट इल्यूमिनेट्स द डॉक्यूमेंट, आई स्कैन हेड मूव अक्रॉस द डॉक्यूमेंट अंटिल द होल पेज हैज बीन स्कैन, ये लिख दिया आपने तीसरा पॉइंट। और उसके बाद चौथा पॉइंट लिख सकते हो कि अच्छा, ये फोकस हमें इमेज। जंबल करके पॉइंट्स नहीं दिए हुए होंगे और पे बोलेंगे कि आप इनको वो सही तो कुछ करें? भी दे सकता है, ये तो मैंने पहले भी तुम्हें बताया कि देर आर डिफरेंट वेज ऑफ क्वेश्चन, किसी भी तरह से आ सकते हैं, जंबल करके भी आ सकते हैं, या चार पॉइंट, तो चार पॉइंट में अगर एक एक लाइन भी याद कर लो तो मुश्किल नहीं है ना। पहले में आपने सही। लिखा हुआ है ना कि आपने लिखा हुआ है ग्लास पे रखा जाता है, ब्राइट लाइट इल्यूमिनेट करती है, स्कैन हेड मूव कर रहा होता है और फोकस इमेज जो होती है वो सीसीटीवी पे पड़ती है, जो उस लाइट को इलेक्ट्रिक करंट के अंदर तब्दील कर देती है, यानी 0 1 के अंदर तब्दील कर देती है। तो ये आपका हाउ टू डी स्कैनर आ गया। तो अगर ये आता है ना, तो इसका ये जो पहली पहली लाइन है जो मैंने हाईलाइट की है ना, बस इतनी भी याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। 3D स्कैनर की अगर हम बात करें, 3D स्कैनर में तो छोटे छोटे पॉइंट है। 3D स्कैनर में सबसे पहले तो ये कहता है कि भाई 3D स्कैनर इसलिए कहते हो कि एक्स वाई जेड पे कर लेता है, यानी तीनों डायमेंशन पे कर लेता है, जैसे कोई बॉक्स है तो वो 3D बॉक्स हो गया ना जैसे, तो 3D का काम ये होता है कि वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन पे काम कर रहा होता है। ये वाली डायरेक्शन हमारी वाई होती है, ऐसा ही है ना, और ये वाली डायरेक्शन हमारी एक्स होती है, और ये वाली डायरेक्शन हमारी जेड होती है। तो इसमें क्या कर रहा होता है, तो ये कहता है कि जो स्कैन इमेजेस जो होती हैं जो आप 3D स्कैनर से करते हो, अयान आज कर दूंगा ये जितना भी है ना, ये सारा रिवीजन 1 2 3 करके
एक साथ तीना ये जो है ना चैनल पे अपलोड करके इसकी लिंक शेयर कर दूंगा, रिवीजन चैप्टर 1, रिवीजन चैप्टर 2 एंड रिवीजन चैप्टर 3 करके। सर ठीक है, चैप्टर 2 की अभी तक नहीं हुई? प्रोसेस हो गई, अपलोड नहीं हुई है। एक्चुअली जब जूम पे रिकॉर्ड होती है तो वो प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद सिर्फ अपलोड करना होता है। तो आप हमें मतलब ग्रुप पे भेजेंगे आज या ही मिल यूट्यूब जाएगी, चैनल? मैं चैनल का लिंक भेज दूंगा, जहाँ डालूंगा वही एग्जैक्टली वो आपको चैनल लिंक के फोल्डर शेयर कर दूंगा, फोल्डर से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आप अगर देखो तो एक यहाँ पे मुझे सवाल नजर आ रहा है, 3D की ये बात तो मैंने कर ली। ये सवाल आता है, एप्लीकेशन ऑफ 2D स्कैनर एट द एयरपोर्ट, ये आया हुआ है। वो उसमें ये होता है कि भाई 2D स्कैनर जब एयरपोर्ट पे आप इस्तेमाल करते हो, यानी आपकी जो पिक्चर स्कैन होती है, इसके बारे में देखो मैंने ये बताया भी है। 1.1 एट मैनी एयरपोर्ट 2 डायमेंशनल फोटोग्राफ इन द पासपोर्ट इज स्कैन, आपकी तस्वीर होती है पासपोर्ट पे। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है, वो तो JPEG के फॉर्म एट कहते हैं 2 डायमेंशनल फोटोग्राफ इन द पासपोर्ट इज स्कैन। सबसे पहले आपका पासपोर्ट स्कैन होगा, नंबर 2, फिर आपकी एक तस्वीर ली जाएगी, लिखा हुआ है कि पैसेंजर फेस इज ऑल्सो फोटोग्राफ, हाँ फिर आपकी तस्वीर ली जाएगी। अब क्या होगा, अब आपकी 2 तस्वीरें आ गई, एक वो जो उसने अभी ली है और एक आपके पासपोर्ट के ऊपर है। तो 2D इमेज इज टेकन सो इट कैन बी मैच टू द इमेज टेकन फ्रॉम द पासपोर्ट। तो जो इमेज ली गई है उसको पासपोर्ट से मैच कराएगा। 2 डिजिटल इमेजेस आर कंपेयर्ड यूजिंग फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। अब जो की पार्ट्स है ना, वो ये पूछता है कि वो कौन कौन से की पार्ट्स हैं या की फीचर्स हैं जो कंपेयर्ड होते हैं। ठीक है, पूछ लेना यार। तो नंबर 1, डिस्टेंस बिटवीन आईज, कोई दो इमेजेस का मतलब है जो स्कैन की गई है और खींची गई है, तो उन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, विड्थ ऑफ द नोज कितनी है, शेप ऑफ द चीक बोन्स कितनी है, लेंथ ऑफ द जॉ लाइन क्या है, शेप ऑफ द आईब्रो। ये 3 या 4 मार्क्स का सवाल आ जाता है कि व्हाट आर द की फीचर्स दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड, और ये दैट नीड्स टू बी कंसीडर्ड व्हेन स्कैनिंग द फोटोग्राफ एट द एयरपोर्ट। जब आप एयरपोर्ट पे फोटोग्राफ स्कैन करते हो और लेते हो, तो वो कौन से फीचर्स ऑफ द फेस हैं जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो शख्स जिसकी तस्वीर ली गई है वो आप ही है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। और फिर बाकी ये जो गिवन है ना, इसमें ज्यादा से ज्यादा बस इतना याद रख सकते हो कि ये जो 3D वाली बात हो रही है, ये CT है, CT का मतलब होता है कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। इसमें ज्यादा मत याद रखो, इसके एटलीस्ट एब्रीविएशन याद रखो। और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI को कहते हैं, स्पेक को कहते हैं सिंगल इमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी। ठीक है, और बाकी ये जरूर याद रखना कि जैसे CT स्कैनर है वो क्या इस्तेमाल करता है, एक्सरे। MRI क्या इस्तेमाल करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी। और स्पेक क्या इस्तेमाल करता है, गामा रे। ये CT स्कैन नहीं हुआ, ये टेक्नोलॉजी है। ये बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कि 2D स्कैनर के अंदर क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो आप जो एक्सरेज इस्तेमाल करते हो वो CT स्कैनर में करोगे। ये आ सकता है कि आपके पास मैच करने के लिए दे दिया और आपसे कहते हैं कि यार बताओ CT स्कैनर कौन करेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी करेगा, गामा करेगा या एक्सरे करेगा। तो CT स्कैनर में आपको याद होना चाहिए एक्सरे करेगा। MRI आपको याद होना चाहिए वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करती हैं, और स्पेक जो होती है वो गामा रेज का इस्तेमाल करती है। अब एक आखिरी चीज है इसके अंदर कि आप 3D स्कैनर का इस्तेमाल करो। 3D स्कैनर, 3D का मतलब है किसी 3D ऑब्जेक्ट को वो स्कैन करेगा। करता क्या है वो, तो वही कहता है कि यहाँ लिखा हुआ अभी तक कि जो 3D स्कैनिंग होती है वो ऑब्जेक्ट को, यहाँ देखो लिखा हुआ है, स्कैनर आर यूज टू क्रिएट 3D इमेज ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। सॉलिड ऑब्जेक्ट का आप स्कैन कर रहे हो, तो वो कहता है वो टोमोग्राफी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। अब सवाल एक मत आ सकता है टोमोग्राफी टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो आप बोलोगे टोमोग्राफी टेक्नोलॉजी वो होती है जो बिल्डअप होती है लेयर बाय लेयर। तो इट बिल्ड्स अप एन इमेज ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट थ्रू अ सीरीज ऑफ वेरी थिन स्लाइसेस। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है, आप लोग डबल रोटी देखी होगी आपने, ब्रेड, उसके ऊपर स्लाइसेस होती हैं। ठीक है, या चलो मैं और अच्छी एग्जांपल दूं कि जैसे आपका एक पेज है, एक पेज एक सिंगल लाइन, एक पेज होता है, बहुत थिन सा पेज होता है, लेकिन आप उस पेज पे पेज, पेज पे पेज, पेज पे पेज, पेज पे पेज रखोगे तो आपको देख दो कि आपका जो रजिस्टर होता है वो 3D बन जाता है। उसकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। तो ये उसकी एग्जाम्पल हो सकती है। तो 3D की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे कहता है कि इट बिल्ड्स अप एन इमेज ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट थ्रू अ सीरीज ऑफ थिन स्लाइसेस। तो थिन स्लाइसेस को मिला मिला के आपका कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो 3D स्कैनिंग से क्या हो सकता है, स्कैन हो सकता है। तो यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। फिर टच स्क्रीन की अगर हम बात करें, टच स्क्रीन आ सकती है, ठीक है। टच स्क्रीन जो है उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात की है, बट स्टिल पेपर के तो अंदर उसकी पीछे स्कैनर की वर्किंग आएगी? स्कैनर की वर्किंग नहीं आएगी। खासी जितने पॉइंट्स मैंने बताए ये आ सकते हैं कि 2-2 मार्क्स, यानी ये ये नहीं एक बोलेगा कि हाउ। स्लाइस वाला नहीं है? देखो इसमें इतना याद रख सकते हो कि 3D इमेजेस कैन बी क्रिएटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ थिन स्लाइसेस, ये वाला पॉइंट तो आ सकता है। इतना तो आ सकता है जो मैंने ये बताया है कि स्कैनर्स आर यूज्ड टू क्रिएट 3D इमेजेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट व्हिच इज बेस्ड ऑन टोमोग्राफी
इट बिल्ड्स अप एन इमेज ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट थ्रू अ सीरीज ऑफ थिन स्लाइसेस। पूरे तकरीबन कोई मैंने 7-8 साल जो पिछला सिलेबस उसमें देखा है, एक 7 मार्क का सवाल आया है जो अलग से कोई आ गया था, मतलब वो कोई आउट सी चीज थी थोड़ी सी। वो उसने ये पूछा था कि आप जब कोई भी यूआरएल लिखते हो तो उस यूआरएल को लिखने से लेकर उस वेब पेज के आपकी स्क्रीन पे आने तक क्या प्रोसेस होता है। वो एक 7 मार्क का सवाल था, उसके बाद कहीं पे भी इतना बड़ा सवाल नहीं आया। अब जब भी प्रिपेयर करोगे अपने पेपर को, आप कोशिश करोगे हर चीज के बारे में आपको 4 या 5 पॉइंट पता हो, तो आप कहीं पे भी होपफुली मार नहीं खाओगे अगर आपको हर चीज के बारे में 4 पॉइंट 5 पॉइंट पता हो। जैसे अज्यूमिंग आपके पास 3D की डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि 3D, जैसे आपने सबसे बोला कि भाई यहाँ पे आपने कहा 3D images are built, 3D images can build up in solid image by making use of tomography technology. It builds up an image using series of thin slices. Each 2D makes up a representation of the 3D object. 3 पॉइंट बन गए। फिर आप ये लिख सकते हो these 3D objects can make use of CT scanners which make use of the X-ray technology और MRI which make use of radio frequency और SPECT which make use of gamma। तो 5 मार्क आपके इसके बन गए। तो आप जब खुद किसी भी चीज को याद करने के लिए बैठो और लिखो तो आपको एटलीस्ट उसके बारे में ना 4 से 5 पॉइंट जरूर बताओ इंसान, तो फिर कहीं भी जाके आप पेपर के अंदर मार नहीं खाओगे। तो टच स्क्रीन की अगर हम बात करें तो टच स्क्रीन की 3 टेक्नोलॉजी होती है, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव और इंफ्रारेड। तो टच स्क्रीन किस लिए इस्तेमाल होती है? डेफिनेटली टच स्क्रीन इसलिए इस्तेमाल होती है कि आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करो कंप्यूटर से। डायरेक्टली का मतलब नॉर्मली कम्युनिकेट करने के लिए कीबोर्ड माउस चाहिए होता था, लेकिन जब हम टच स्क्रीन की बात कर रहे हैं तो टच स्क्रीन में ऐसा नहीं होता। तो टच स्क्रीन में क्या होता है, 3 तरह की टेक्नोलॉजी, एक तो ये याद रखना है। एक मार्क इसका भी पूछ लेता है कि भाई एक टेक्नोलॉजी क्या है, 2 टेक्नोलॉजी क्या है, उसके नाम बता दो। तो आप याद रखना कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, इंफ्रारेड, ये तो 3 तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, कैपेसिटिव नॉर्मल वो टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर अपर लेयर ऑफ ग्लास होती है और बॉटम लेयर ऑफ 2 लेयर ऑफ ग्लासेस होती हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि जब आप अपर ग्लास लेयर को टच करते हो तो जब वो बॉटम ग्लास लेयर के साथ टच होती है तो वो सर्किट बनाती है। यहाँ पे वर्किंग आपको याद रखनी होगी, यहाँ पे वर्किंग आ सकती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी दिखा रहे हैं, एक अपर लेयर ऑफ ग्लास है और एक बॉटम लेयर है, और बीच के अंदर आपके पास कंडक्टिव लेयर है या डाइलेक्ट्रिक कहलाता है या एयर होती है। तो आप जब अपर बॉटम ग्लास लेयर को टच करते हो तो वो जब नीचे वाली के साथ टच करती है तो फिर आपके पास पता चल जाता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट है। अच्छा, नीचे इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, ये याद रखना। बॉटम ग्लास लेयर के अंदर हमेशा क्या लगा हुआ होता है, माइक्रो प्रोसेसर, और वो इसलिए लगा हुआ होता है ताकि वो डिटरमाइन कर सके कि पोजीशन क्या है जहाँ पे छुआ गया है। पोजीशन कहाँ से पता चलती है, ये मैंने एक तस्वीर बनाई हुई है कि जैसे ये आपकी वो है ग्रिड है, आपके मोबाइल में ऐसी ग्रिड बनी होती है। तो इस ग्रिड का मतलब है अगर मैंने इस हिस्से पे छुआ है तो इस हिस्से के ऊपर कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है जहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को टच किया है, वो डिटरमाइन करता है प्रोसेसर, ताकि उस जगह पर जो भी एप्लीकेशन हो वो खुल जाए। तो आपने क्या चीजें करनी है, आपने एडवांटेजेस को याद करना है। इसकी इमेज क्लैरिटी रेजिस्टिव के मुकाबले में बेहतर होती है, स्ट्रॉन्ग सनलाइट में, ड्यूरेबल होती है, लंबे अरसे चलती है, इसमें स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते। अब स्क्रैच इसमें नहीं आते लेकिन रेजिस्टिव में आते हैं, तो ये रेजिस्टिव का नुकसान हो जाएगा, इसका फायदा हो जाएगा। और इसके अंदर मल्टी टच आप इस्तेमाल कर सकते हो, रेजिस्टिव में आप मल्टी टच नहीं करते। तो आप यहाँ पे एक चीज और भी है कि जैसे इसके जो 3 एडवांटेजेस हैं वो बेसिकली रेजिस्टिव के क्या हो गए, डिसएडवांटेजेस। तो आप अगर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो इसको, तो आप यहाँ पे बेसिकली 3 एडवांटेजेस अगर इसके कर रहे हो, डिसएडवांटेजेस अगर आप यहाँ इसकी कर रहे हो तो ये डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजिस्टिव आ जाएंगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली तैयारी जो है वो 3 डिसएडवांटेजेस की यहाँ पे वैसे भी हो जाएगी, ठीक है। और डिसएडवांटेज कैपेसिटिव की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ बेयर फिंगर के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं या स्टाइलस के साथ, ग्लव्स पहन के इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से सेंसिटिव होती है, माइक्रोवेव से, बस ये एक पॉइंट इतना याद रखना होगा। इंफ्रारेड जो होती है, इंफ्रारेड के अंदर भी आपको ये इस तरह से दिखा रहा है, तो इंफ्रारेड के अंदर आपने क्या याद करना है, मल्टी टच फैसिलिटी होती है, स्क्रीन ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, ये बिल्कुल वही है जो मैच करती है आपके साथ कैपेसिटिव के साथ, क्योंकि कैपेसिटिव की भी मल्टी टच फैसिलिटी थी और स्क्रीन ड्यूरेबिलिटी अच्छी थी, और ऑपरेशन जो होता है वो स्क्रैच या क्रैक स्क्रीन इसके ऊपर नहीं होते। यानी ये कह रहे हैं कि द ऑपरेशनलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय स्क्रैच और क्रैक। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों के मोबाइल फोनों में स्क्रैच आ गया या फिर क्रैक हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी मोबाइल फोन चल रहा होता है, तो उसकी वजह होती है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो इंफ्रारेड हुई है। डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन बी सेंसिटिव टू द वाटर और मॉइस्चर, और एक्सीडेंटल एक्टिवेशन पॉकेट के अंदर रख रहे हो तो इंफ्रारेड बीम जो है वो डिस्प्लेस हो सकती है और आपका मोबाइल खुद भी चल सकता है। और सेंसिटिव टू द लाइट इंटरफेरेंस है, ये रट्टे मारने वाली चीजें ये आप कर सकते हो।
दूसरी चीज मैथ क्लास से बस इसको खत्म कर रहा हूँ, लास्ट आखिरी चीज रेजिस्टिव की मैं बात बता रहा था। रेजिस्टिव का फर्क इतना होता है कि रेजिस्टिव में अपर जो लेयर होती है ना वो पॉलिस्टर की होती है पॉलीमर की। तो रेजिस्टिव आप लोग जब बैंक वगैरह में जाओगे ना, तो बैंक वगैरह में जो इस्तेमाल होती है स्क्रीन वो रेजिस्टिव होती है। आपने देखा भी होगा कि वो आसानी से नहीं चलती, उनको थोड़ा जोर से दबाना पड़ता है, उनको आपको नेल्स के जरिए चलाना पड़ता है। तो रेजिस्टिव स्क्रीन वो स्क्रीन होती हैं जो अमूमन जिनकी ऊपर की जो लेयर होती है वो पॉलिस्टर होती है। तो ये आ गया, और उसके जो डिसएडवांटेज है वो यही आ गए। सर इसकी वर्किंग याद करनी है थोड़ी सी। वर्किंग याद करो, इसके तो 3-3 4-4 पॉइंट आराम से याद करो आप। कि आपको मैंने जो क्लासेस पहले डिस्क्रिप्टिव पूरी पूरी क्लासेस हुई थी उसके अंदर लिखवाए हुए भी थे, और उसमें भी शेयर किए हुए जो नोट्स शेयर किए हैं उसके अंदर भी होगा। ठीक है। तो इंफ्रारेड के बाद ये जो रेजिस्टिव की आखिरी में बता रहा था, तो इसका फायदा क्या है? रेजिस्टिव टू डस्ट एंड वाटर है, और इसको आप एयर फिंगर स्टाइलस और ग्लव हैंड के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेंसिटिविटी इसकी लो होती है, मल्टी टच ये सपोर्ट नहीं करता, इसकी विजिबिलिटी पुअर सनलाइट में अच्छी नहीं है, सनलाइट के अंदर आप इस्तेमाल करो आपको नजर ही नहीं आएगी। और उसके बाद ये कि इस वाली के ऊपर जो पॉलीमर जो प्लास्टिक होता है ना वो हमेशा से स्क्रैच अडॉप्ट करता है। जो लोग ग्लासेस इस्तेमाल जो पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं और उसमें वो नहीं इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, तो उनके प्लास्टिक के चश्मों पे स्क्रैचेस आ जाते हैं एज कम्पेयर टू दोज मेकिंग यूज ऑफ ग्लास। तो ग्लास पे स्क्रैच कम पड़ता है बट पॉलीमर पे स्क्रैच ज्यादा पड़ता है। तो इसको यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है आज अगर हो रही है जो रेस्ट ऑफ 1 आवर की है, तो मैं पहले बच्चों से देख लेता हूँ कि क्या टाइम उनके पास अवेलेबिलिटी, तो उसमें रख लेंगे, नहीं तो फिर